नमस्ते प्यारे बच्चों, फिर हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी की बगिया का एक नया सुंदर सा रोचक सा उपविषय लेकर। आज का हमारा उपविषय है हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं श्री नागार्जुन। अब आप सोच रहे होंगे कि हिमालय की बेटियां, ये कैसा अद्भुत और रोचक शीर्षक है। आखिर हिमालय की कौन बेटियां होंगी? हिमालय की बेटियां अर्थात नदियां, वो नदियां जो हिमालय पर्वत से बहकर हम तक आ रही हैं और हमें जीवन दायिनी जल प्रदान कर रही हैं। इस पूरे पाठ में उन्हीं नदियों के बारे में रोचक वर्णन किया गया है जिन्हें लेखक ने हिमालय की बेटियों का नाम दिया है। लेखक कहते हैं कि अभी तक जिन नदियों को लेखक ने देखा वो उन्हें दूर से बड़ी शांत और गंभीर दिखाई देती थी। अर्थात जब तक लेखक इन नदियों के पास नहीं गए थे तब तक उन्हें लगता था कि ये जो मैदानों में बह रही हैं बड़ी शांत और गंभीर स्वभाव की नदियां हैं। उन्हें लेखक हमेशा श्रद्धा भाव से, आदर भाव से देखा करता था, क्योंकि वे हमें जीवनदायिनी जल प्रदान करती हैं। इसलिए लेखक को ऐसा लगता था कि ये माँ, दादी, मौसी, मामी इत्यादि की तरह हमारी सेवा करती हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब एक बार लेखक को हिमालय की यात्रा करने का अवसर मिला तब उन्होंने देखा कि ये अल्हड़ चंचल बहने वाली नदियां जो मैदानी इलाकों में इतनी शांत और गंभीर होती हैं, वास्तव में एक बच्चे की भांति दिखाई देती हैं। अर्थात जब ये पर्वतों से निकलती हैं, जब ये हिमालय पर्वत से निकलती है तो ये भी बाल सुलभ हरकतें करती हैं, बच्चों की तरह उछलती हैं, कूदती हैं, खेलती हुई, अटखेलियां खाती हुई ये नीचे धरती पर आती हैं, अर्थात मैदानों में आती हैं। मैदानों में ही हमें इनका बड़ा शांत रूप देखने को मिलता है। तब ये बल खाती नदियां देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा और कैल इत्यादि के जंगलों से गुजरती हैं। ये सब वहां पर पाए जाने वाले वृक्षों की प्रजातियां हैं। इन्हीं से गुजरती गुजरती वो ऊंची घाटियों से गुजरती हुई आगे मैदानी इलाकों में बढ़ जाती हैं। यहाँ पर लेखक ने दो विशेष नदियों के नामों का जिक्र किया है, वो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियां हैं, लेकिन इनके साथ साथ और बहुत सी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जैसे रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और कोसी नदी। ये सभी नदियां भी हिमालय पर्वत से बहती हैं। लेखक कभी कभी इस बात को देखकर, सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिर इन नदियों में इतना पानी आता कहां से है। तो इसका जवाब भी लेखक ने इसी जगह पर आगे दिया है कि जैसे जैसे हिमालय के दिल की, हिमालय का दिल यानी हिमालय के ऊपर जो बर्फ जमी होती है वो पिघलती है, वैसे वैसे ये नदियों का आकार ले लेती है। अर्थात नदियों में अथाह पानी कहां से आता है कि जब हिमालय पर पाई जाने वाली बर्फ पिघलती है तो वो धीरे धीरे नदियों का रूप लेती हुई आगे बढ़ती जाती है। लेखक ने इस पूरे पाठ में यह कल्पना की है कि हिमालय पर्वत जो है वो नदियों का पिता है, यानी यहाँ पर हिमालय पर्वत को उन्होंने एक मानव की संज्ञा दी है जो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता नजर आता है, वैसा ही व्यवहार करता दिखाई देता है जैसे एक पिता अपनी बच्चियों के साथ करता है, उनके साथ खेलता है, कूदता है। यही बातें इन्होंने नदियों और हिमालय के बारे में भी वर्णित की है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पहाड़ी लोगों के लिए ये कोई विशेष आकर्षण का केंद्र नहीं है कि वहां से पहाड़ों से बहती हुई नदियां नीचे चली आती हैं, लेकिन जो मैदानी इलाकों में रहते हैं वो इस तरह की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लेखकों ने, कवियों ने हिमालय को, नदियों को अलग अलग तरह की उपमाएं दी हैं, अलग अलग तरह की संज्ञा दी है। इसलिए इस लेखक ने यानी नागार्जुन जी ने क्या किया है, नागार्जुन जी ने हिमालय को पिता बताया है
और उनसे बहने वाली नदियों को उनकी बेटियां बताया है। वो ये भी कहते हैं कि कभी कभी मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि किस तरह से हिमालय पर्वत जो है अपनी बहने वाली नदियों के साथ एक पिता की भांति खेला करता होगा। लेखक ने समुद्र को हिमालय पर्वत का दामाद कहा है, अर्थात जिस तरह से नदियां अपने पिता यानी हिमालय पर्वत को छोड़कर अपने प्रियतम अर्थात समुद्र से मिलने के लिए आगे बढ़ रही हैं, इसलिए लेखक ने समुद्र को जो है वो दामाद की संज्ञा दी है और हिमालय पर्वत को समुद्र के ससुर की संज्ञा दी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए लेखक यह बात बताना नहीं भूलते कि प्राचीन समय से ही बहुत से महान कवियों ने और बहुत से महान लेखकों ने भी हिमालय पर्वत की तुलना की है। हिमालय पर्वत और नदियों का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। प्रत्येक कवि ने, प्रत्येक लेखक ने अपने अपने तरीके से इनका वर्णन किया है। इसी क्रम में वे सबसे पहले वर्णित करते हैं कालिदास को। कालिदास एक बहुत महान कवि माने गए हैं, संस्कृत के सबसे महान कवि रहे हैं कालिदास। उनका जो काव्य ग्रंथ था वो मेघदूत। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के विरह का वर्णन किया गया है, यानी उनके अलग होने का वर्णन किया गया है। इसमें वर्णित करते हुए बेतवा नदी यानी वेत्रवती नदी का वर्णन किया गया है। कालिदास जी ने इन पंक्तियों में ये कहा है कि जिस तरह से बादल जब उड़ते हुए नदियों के ऊपर से निकलते हुए जाएंगे, तब उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा प्रेम का प्रतिदान यानी थोड़ा सा अपना प्यार नदियों पर बरसाते हुए जाना, ताकि वो जल से लबालब हो जाएं, जल से वो भर जाएं और वो बादल के साथ जो उनका प्यार है वो दर्शाती रहें। अर्थात जब बादल पानी से भरे हुए होकर नदियों के ऊपर से जाएंगे, तब थोड़े से वर्षा करने का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। इसी तरह से लेखक वर्णित करते हैं कि काका कालेलकर लोक नदियों को लोक माता कहकर बुलाते हैं। लेकिन लेखक ये कहते हैं कि बेशक नदियां हमारी माता के समान हैं, लेकिन हम इन्हें कोई और रूप, कोई और दर्जा भी तो दे सकते हैं। कुछ लेखकों ने इसे प्रेयसी यानी प्रेमिका के समान बताया है और कुछ ने इसे बहन के समान भी बताया है, क्योंकि बहन भी एक माँ की तरह ही अपने भाई का ध्यान रखती है। कहते हुए कहते हैं कि तिब्बत की बात है, एक दिन उनकी तबीयत थोड़ी ढीली थी, दोपहर का समय था और वे सतलुज नदी के किनारे पर बैठे थे। अपने मन को शांत करने के लिए उन्होंने अपने दोनों पैर सतलुज नदी के ठंडे पानी में डाल दिए। ठंडे पानी की छुअन से उनके शरीर और मन की थकान दूर होने लगी और उनका मन प्रसन्न हो गया। इस प्रसन्न हृदय के साथ वे एक कविता मन ही मन गुनगुनाने लगे। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। कृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस पूरे पाठ में लेखक ने बड़े रोचक ढंग से नदियों की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है, यानी उन्हें बच्चों के समान बताया है। आशा है आप सभी को यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने शब्द भंडार में वृद्धि करें।